आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल में अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं वक्त के दस्तूर। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। 7 अक्टूबर 2009 रोजाना की तरह नैना पुजारी अपने ऑफिस गई थी और शाम होते होते उसका शौहर और उसकी 2 साल की बेटी उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे थे तो नैना पुजारी ने अपने शौहर अभिजीत को कॉल करके बताया था कि आज ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा है, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। इसीलिए अभिजीत बिल्कुल बेपरवाह हो गया था और उसे लगा था कि शायद नैना पुजारी रात को लौट आएगी। लेकिन वक्त गुजरता गया और नैना पुजारी जब घर नहीं लौटी तो 10 बजे नैना पुजारी के नंबर पे उसका शौहर अभिजीत जब कॉल करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। उसका शौहर सोचता है कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, अब राब्ता हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात के 11 बज जाते हैं और नैना पुजारी घर नहीं लौटती तो उसका शौहर ऑफिस में कांटेक्ट करता है, वहां कोई उस वक्त कॉल नहीं उठाता। शायद वो रात के अंधेरे में सो गए होंगे, रात इतनी ज्यादा हो चुकी थी। अब वो पूरी रात उसको शहर के कोने कोने में तलाश करता है लेकिन नैना पुजारी का कोई सुराग उसे नहीं मिलता। सुबह होते ही वो थाने जाता है और वहां जाके एप्लीकेशन देता है, एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरी बीवी जो इस कंपनी में लगी हुई थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन कल वो ऑफिस तो आई और इस वक्त तक उसने मुझसे रब्ता किया लेकिन वो शाम होते होते घर नहीं लौटी। पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर आ जाती है और 8 अक्टूबर तक भी नैना पुजारी का कोई सुराग नहीं मिलता। उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है तो वो भी किसी तरीके से उससे भी कोई क्लू ऐसे नहीं मिलते कि पुलिस उस पता लगा सके कि नैना पुजारी कहाँ है। लेकिन जैसे ही 8 अक्टूबर गुजरी, 9 अक्टूबर की सुबह एक शख्स पुलिस को जानकारी देता है कि रेवाड़ी के एक जंगल में एक लड़की की एक लाश पड़ी है, एक बॉडी जो नाले में पड़ी है। और उस शख्स ने देखी तो पुलिस फौरी तौर पे अभिजीत को लेकर और उसके कुछ साथियों को लेकर पहचान कराने के लिए जैसे ही वहां पहुंचती है तो अभिजीत जैसे ही उस बॉडी को देखता है, उस लाश को देखता है कि तो वो रोने लग जाता है। और वो इतना रोता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो नैना से बेइंतहा प्यार करता था और उनकी जो शादी थी वो मोहब्बत की शादी थी और उनके पास 2 साल की एक फूल जैसी बच्ची भी थी। अब पुलिस को नैना की लाश मिल चुकी थी। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे कि आखिर नैना को किसने उठाया, क्या नैना का किसी के दूसरे शख्स के साथ रिलेशन था। बहुत सारे क्लू ऐसे थे जो पुलिस को चेक करने थे। अब यहाँ से पुलिस तफ्तीश में लग जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। तो जो कंपनी थी, कंपनी के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी आती है जिसमें नैना बैठती है और उस गाड़ी से वो निकल जाती है। जानकारी जब लगती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी योगेश रावत नामी एक शख्स के नाम है। पुलिस योगेश तक पहुंचती है तो पता चलता है कि योगेश भी उसी कंपनी का कर्मचारी था, उसी कंपनी का ड्राइवर था। पुलिस योगेश को गिरफ्तार करती है। शुरू की पूछताछ में वो पुलिस को कुछ नहीं बताता, बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो सारी की सारी बातें उगल देता है। जब वो कहानी सुनाता है, वाकई कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। वो बताता है कि मैं जब ऑफिस से निकला तो मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे। तो नैना पुजारी ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो घर जाने का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और जैसे ही मैंने गाड़ी में बिठाया तो हमारा इरादा बदल गया। पहले से हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मेरे साथ दो और दोस्त महेश ठाकुर और विश्वास कदम, यानी कि 3 लोग थे जो उस गाड़ी में से, और चौथी इनके साथ नैना पुजारी थी। जब ये गाड़ी वहां से निकलती है तो वो घने जंगलों की तरफ जब इस गाड़ी को मोड़ते हैं तो नैना पुजारी चीखती है, चिल्लाती है, वो उन्हें बताती है कि मेरा घर का रास्ता ये नहीं है, दूसरा है। तो योगेश रावत नैना पुजारी को कहता है कि आप घबराइए मत, इस रास्ते पे मेरा एक और दोस्त है, उसे भी हमें शहर की तरफ छोड़ना है, तो हमें उसको यहाँ से पिक करना है। नैना पुजारी दोबारा उस पर यकीन कर लेती है। थोड़ा सा रास्ता गुजरता है तो एक शख्स जो रागे जिसका नाम राजेश चौधरी था वो भी गाड़ी में सवार हो जाता है। जैसे ही ये चौथा शख्स गाड़ी में बैठता है तो ये नैना पुजारी को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। नैना पुजारी चीखती है, चिल्लाती है, उन्हें कहती है कि मैं पुलिस में मामला दर्ज कराऊंगी, एफआईआर कराऊंगी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते और वो चारों शख्स बारी बारी चलती गाड़ी में नैना पुजारी के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। जब वो चारों के चार ज्यादती कर चुके होते हैं, उसके साथ अपनी हवस मिटा चुके होते हैं, तो फिर वो नैना पुजारी को कत्ल कर देते हैं।
चाकुओं से बहुत सारे वार उसके चेहरे पे, उसके पेट पे, उसकी टांगों पे कर देते हैं। और फिर वहाँ रेवाड़ी का एक घना जंगल था, उसमें एक नाला था, उसमें उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। जब ये बात पुलिस सुनती है तो वाकई पुलिस अपने आप में हैरान हो जाती है कि एक हंसता खेलता घर, एक ऐसी 2 साला बेटी जिससे उसकी माँ का साया छीन लिया, एक प्यार करने वाला शोहर जिससे उसकी बीवी छीन ली। फिर उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। 2009 से 2011 तक ये केस कंटिन्यू पुणे हाई कोर्ट में चलता है। और 2011 में जो मेन एक्यूज था योगेश रावत, वो बीमारी के नाम पे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो हॉस्पिटल की खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी करती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। 2 साल गुजर जाने के बाद पता चलता है कि वो शिरडी चला गया और वहां जाकर भेष बदल कर रह रहा है। लेकिन इस दौरान भी उसको गिरफ्तार करना पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस वहां गई तो उसका पता नहीं चल पाया। फिर उसकी जो घर के नंबर थे वो पुलिस ने सर्विलांस पे लगाए हुए थे, एक रोज वो अपनी बीवी से राब्ता करता है, तो इस तरह पुलिस के पास उसकी लोकेशन आ जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर देती है। 2013 में पुणे हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है कि योगेश रावत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम, इन 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और राजेश चौधरी को पुणे हाई कोर्ट की तरफ पुणे हाई कोर्ट बरी कर देता है, क्योंकि राजेश चौधरी सरकार की तरफ से या ये कह लीजिए कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में गवाह बना था और उसने बताया था कि इन्होंने किस तरीके से इसको ज्यादती का निशाना बनाया। और मुझे इन लोगों ने ये बताया था कि हम इसको सहमति के साथ लेकर आ रहे हैं, मुझे उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम किसी को ज़बरदस्ती उठाकर ला रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपके बच्चे